बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट महविश चौहान और आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एक बड़ा नाम। पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, एमपीए हैं, डॉक्टर इमरान शाह। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, ठीक है? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच। वीनस के मेहमान में खुशामदीद आपको। थैंक यू एंड वेलकम टू एओ क्लिनिक। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा इस्तकबाल किया आपने और सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इतनी मसरूफियत में से हमें टाइम दिया और इंटरव्यू के लिए आप एग्री हुए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। असल में आ तो जाता हूँ मैं स्टूडियोज में, अमूमन जाता नहीं हूँ क्योंकि वर्क की नेचर ऐसी है। जी। तो मैं तो बाकी में दिन के वक्त गटर की नालियाँ खोल रहा होता हूँ एज एन एमपी है और रात के वक्त खून की नालियाँ खोल रहा होता हूँ। तो मैं अजीब और अपने इलाके से ज़्यादा बाहर जाता नहीं ताकि मेरे लिए कन्वीनियंट भी होती है, पेशेंट सफ़र नहीं करते और कंस्टिट्यूंसी भी करीब में ही है मेरी, तो इसलिए वजह। अच्छा सर, आपने एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट की? मैं तो खैर पैदा ही इंग्लैंड में हुआ था। अच्छा, एक जगह है इंग्लैंड में, लिवरपूल के नाम से जगह है, बर्किनहेड, वहीं पे पैदा हुआ था। मेरे फादर जो है मोहम्मद अली शाह, जिन्होंने इस अस्पताल का भी इनिशियल बुनियाद रखी थी जी, उस वक्त इंग्लैंड में ही हम लोग रहते थे। तो मैं तकरीबन कोई 7 या 8 साल का था जब पाकिस्तान वापस आए। तो बुनियादी एजुकेशन सारी इंग्लैंड में थी। ठीक है। फिर पाकिस्तान में द बेस्ट स्कूल ऑफ पाकिस्तान से पढ़ा था, सेंट पैट्रिक हाई स्कूल नाम है उसका, सदर में। तो हमारे दिल से बड़ा करीब रहा है हमेशा और बड़ी स्ट्रॉन्ग अलुमनाई भी है हमारी। तो फिर सेंट पैट्स के बाद हम फर्दर एजुकेशन हासिल करने के लिए इंग्लैंड चले गए। फिर सारी अपनी एजुकेशन मैंने इंग्लैंड से और यूरोप से ही की। फिर वापस पाकिस्तान आए। जो मेरे फादर का हमेशा, जिस तरह मेरे फादर इंग्लैंड में लेट 70s में सब छोड़ छाड़ के वापस आए थे, कंसल्टेंट थे इंग्लैंड में, इस तरह हमारा मिशन यही था फादर का कि इंग्लैंड में तो हर गली में अच्छा डॉक्टर मिलता है आपको जी, बिल्कुल, मगर पाकिस्तान में हर गली में इतना ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली वो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज नहीं है जो कि बाहर मुल्कों में होती है। तो इसलिए हमारा प्लान यही था कि वापस आएंगे, यहाँ पे सेटअप करेंगे, यहाँ पे लोगों की जो खिदमत कर सकेंगे करेंगे। सर, आपके फादर माशाल्लाह डॉक्टर थे, एक बड़ा नाम मोहम्मद अली शाह साहब। जी जी जी। तो उनको देखकर आप डॉक्टर बनने की ख्वाहिश थी या फिर कुछ और बनना चाहते थे कि मैं पढ़ लिख के कोई इंजीनियर बनूंगा या किसी और प्रोफेशन की तरफ जाऊंगा? नहीं, मुझे आपने बहुत अच्छी बात की। और मैं अपने बच्चे, मेरे भी 3 बच्चे हैं और मैं हमेशा ये कहता था कि ये लफ्ज ऑर्थोपीडिक्स है ना, हड्डियों वाला, बचपन से हम देखते हुए आ रहे थे। अब्बा के साथ कॉन्फ्रेंसेस में जाते थे इंग्लैंड में और यूरोप में और हर जगह घूमते फिरते थे। और मुझे ऐसा लगता था जैसे हमारा सरनेम जो है वो ऑर्थोपीडिक्स होना चाहिए इनमें। और जब भी हड्डी टूटना या ऑर्थोपीडिक या ट्रॉमा का जिक्र होता था, लगता था जैसे अपना कोई पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम है। तो या कोई पेशेंट को तकलीफ होती थी, जब भी हड्डी से मुतालिक होती थी, तो हम सब लोगों के उस पर एक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट होता। तो मुझे कभी वाले साहब ने फोर्स नहीं किया। और जब मैं क्लास इधर मैट्रिक से पढ़ा, मैंने कोई कैमरे सिस्टम से नहीं पढ़ा, मैं सेंट पैट्स में था। और उससे पहले भी क्लास 7th के बाद से मुझे ज़रा एहसास हुआ। एक दफ़ा मेरे दोस्त की टांग टूट गई थी 4 जगह से, जब मैं क्लास 6th में था। तो मेरे वालिद साहब ने इसका ट्रीटमेंट किया। उसको 2-3 अस्पतालों ने कहा था कि तुम चल नहीं पाओगे, इस तरह की हड्डियाँ टूटी हैं, जिंदगी भर तुम लंगड़ा के चलोगे या तुम्हारी बहुत मतलब तुम व्हील चेयर पे आ जाओगे। और उस का जब मेरे फादर ने इलाज किया तो वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरे साथ बाद में क्रिकेट खेलता था, फुटबॉल भी खेली मेरे से, बल्कि हॉकी भी खेली। तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ, अपने बाप से खुद ही इंस्पायर हुआ था। मैं क्लास 7th 8th में फिर मैंने वो तय कर लिया था डॉक्टर तो बनना है और ऑर्थोपेडिक्स ही करनी है, क्योंकि मेरे ख्याल से ऑर्थोपेडिक्स ऐसी स्पेशलिटी है मेडिसिन में जिसके रिजल्ट सामने आते हैं। एक्सरे होता है, हड्डी टूटने से पहले के एक्सरे होते हैं और हड्डी जोड़ने के बाद के एक्सरे होते हैं। बीच में नहीं होता कि आप जनरल सर्जन है, स्लिप हो गई नॉट या ये हो गया वो हो गया, ये तो उसके अंदर बड़े ब्लैक एंड व्हाइट रिजल्ट्स होते हैं। तो दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड ऑफ मेडिसिन मेरे ख्याल से। अच्छा, माशाल्लाह, आपके जब फादर का जिक्र होता है तो मेरे ख्याल से आपका भी इंट्रोडक्शन उनके बगैर कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले हम उनको ही लेके चलेंगे। उनका करियर जब स्टार्ट हुआ, उन्होंने ये हॉस्पिटल बनाया और बड़े मशहूर थे वो एक बात से कि अगर वो कहते थे कि अगर मेरे पास जिस्म के किसी भी आज़ा का कोई भी टुकड़ा अलग भी हो जाए तो आप मेरे पास ले आएं, लेकिन बहुत जल्दी लेकर आएं, कोशिश करें तो मैं उसे जोड़ दूंगा। और मैं अपनी ही फैमिली से रिलेटेड एक आपके साथ बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरे भाई हैं तो उनका बिजनेस है, तो उसमें एक मशीन को चेक करते हुए उनका हाथ आ गया था, उनकी फिंगर अलग हो गई। तो वो फौरी तौर पर किसी ने कहा कि वो डॉक्टर शाह के पास ले जाएं आप, तो वो इसे जोड़ देंगे।
अब वो जब यहाँ पर आए तो हमने सोचा था कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि जब आपके फादर ने उनकी सर्जरी की और उसके बाद जब वो ट्रीटमेंट के बाद रिलैक्स हुए, आज तक पता नहीं है कि वो फिंगर कभी अलग हुई थी उस हाथ जी। ये से। वैस्कुलर सर्जरी एक ऐसी फील्ड है जिसका इंटरेस्ट मुझे एक्चुअली डॉक्टर बनने के बाद ज्यादा हुआ। जब मैं पाकिस्तान आता था बीच में छुट्टियों पे, तो मेरे फादर कहते थे कि देखो इस वक्त हम कराची में बैठे हुए ना, इस वक्त कराची शहर में सिर्फ 3 या 4 वैस्कुलर सर्जन है, खून की नाली के डॉक्टर। अच्छा। और 2 इस अस्पताल में, एक मैं और एक मेरे छोटे भाई है। उसके अलावा 2 बड़े बड़े अस्पताल। गवर्नमेंट सेक्टर में इस वक्त एक भी प्रॉपरली क्वालिफाइड वैस्कुलर सर्जन नहीं है। अच्छा। यानी अगर किसी की अगर टांग कट जाए, मेरे पास परसों बच्चा आया था, उसकी टांग कटी हुई आई थी, मैंने लगा दी वापस। साथ में सिर्फ टांग थोड़ी जोड़नी होती है, खून की नालियां भी जोड़ना जरूरी होता है, तो उसको कहते हैं वैस्कुलर सर्जरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंग्लैंड से ट्रेनिंग की, उसमें मेरा 6 महीने या बल्कि कहूंगा 1 साल की ट्रेनिंग जो थी वो वैस्कुलर सर्जरी की थी, यानी खून की नालियों को जोड़ना। सही। अनफॉर्चुनेटली बहुत मुझे अफसोस के साथ बात ये कहनी पड़ती है कि कराची जैसे इतने बड़े शहर में, आप सिंध की तो बात करें ही नहीं, हम तो सिर्फ कराची की बात करें, तो इस वक्त गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल में वैस्कुलर सर्जन नहीं है। कितनी खतरनाक बात है। और हर पेशेंट प्राइवेटली थोड़ी इलाज करा सकता है, नहीं करा सकता, अफोर्ड ही नहीं कर सकता वो। एंड में होता क्या है रिजल्ट, वो धक्के खाते रहता है मरीज, और फिर एंड में टांग वगैरह हाथ वगैरह निकालना पड़ता है क्योंकि सड़ जाता है। 4 घंटे का टाइम होता है। ओह माय गॉड। 4 घंटे के अंदर अंदर अगर बच्चा, जैसे मेरे पास 2-3 दिन पहले जो आया था कटी हुई टांग के साथ, अगर जोड़ दी तो जोड़ दी, नहीं जोड़ी तो फिर उस टांग को निकालना पड़ता है। मगर इंशाल्लाह हम लोग एओ क्लिनिक खास तौर से, हम लोग थ्रू आउट पाकिस्तान और खास तौर से जो जूनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, हमारा फर्ज है, मेरे फादर भी ये कहते थे और मैं तो उसमें और ज्यादा एग्रेसिव हूं कि हमारा ये फर्ज है कि हम जूनियर डॉक्टर्स को सिखाएं। सही बात है, वो सीखेंगे तो आगे कुछ करेंगे। जितना ज्यादा स्प्रेड करें। वो पुराना जमाना चले गया जब प्रोफेसर होता था बुड्ढा खूसट, जो सिखाता नहीं था अपने जूनियर्स को कि ऐसा ना हो कि उसकी जेब के पेशेंट्स उधर चले जाएं। हम लोग इसमें बिलीव ही नहीं करते। जितनी रिस्क लिखी अल्लाह ने लिखी हुई है, आखिरी सांस अल्लाह ने रखी, वो तो मिलनी है। बट इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम मेडिकल एजुकेशन को प्रमोट करें और लोगों को ट्रेन करें ज्यादा। बिल्कुल। अच्छा, हमारे नाज़रीन को एक बात और उनकी नॉलेज में इजाफा होगा कि डॉक्टर इमरान अभी हमें बता रहे थे कि अगर आप 4 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट ले आए और उसकी जिस्म का कोई भी आज़ा अगर अलग हो गया है, फिंगर है या जो भी, तो वो उसके लिए कुछ किया जा सकता है, लेकिन उससे लेट ना हो। और दूसरे ये कि माशाल्लाह आपने, आपकी बातों से मुझे लग रहा है, और आपने जितना अभी तक काम किया है, अपने फादर के इमेज को आपने अभी तक बरकरार रखा हुआ है। जैसे डॉक्टर शाह को लोग याद रखते थे, तो आज उनके ही नाम को आप आगे लेके चल रहे हैं। तो आपने अभी तक कितनी सर्जरीज ऐसी कामयाब की हैं, और आप बता सकेंगे कि वो मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड या फिर पाकिस्तान में अब तक कोई नहीं कर सका? मेरे ख्याल से इस तरह की बहुत सारी सर्जरीज हैं जो मैं काश मेरे फादर जिंदा होते हैं, मैं इनको दिखा सकता था कि उन्होंने भी नहीं की होंगी। अच्छा, तो वो ऐसी मैंने 2-3 चीजें खुद ईजाद की हैं, और मतलब खुद ही इंस्ट्रूमेंट्स ईजाद किए हैं जो मैं लगाता हूँ पेशेंट्स के, और किसी के पास वो जादू का सीक्रेट टॉनिक नहीं है जो मेरे पास है। मगर खैर बहरहाल इस तरह के तो बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, मगर मेन चीज यही होती है ऑर्थोपेडिक्स में और ट्रॉमा सर्जरी में कि पेशेंट जब चूरा आता है और फिर वो चलता हुआ आता है आपके पास। मैं अनफॉर्चुनेट, मेरा 80% प्रैक्टिस यानी 80% पेशेंट वो आते हैं जिनके बिगड़े हुए केसेस होते हैं, जो बेचारे सब स्टैंडर्ड या किसी और जगह से इलाज कराते हैं, बेचारों के पैसे भी खर्च हो जाते हैं, वो बिल्कुल जब आते हैं जब बिल्कुल एंड पे आ जाते हैं, तो वो उसको रेक्टिफाई करना, उसको सही करना और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि सारी खून की नालियां, मसल वगैरह और हड्डियां सब सड़ जाती हैं, गल जाती हैं अंदर से। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि जब भी चोट लगे, खासतौर से हड्डी की चोट, एक दफा हड्डी में इन्फेक्शन बैठ जाए तो उसको फिर उसको इलाज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर मुझे इस बात का बहुत फख्र है कि आई एम द ओनली डॉक्टर पूरी साउथ ईस्ट एशिया से जो इंग्लैंड जैसी जगह के जो एंटीबायोटिक का प्रोटोकॉल होता है कि कौन सी एंटीबायोटिक देनी चाहिए जब कोई हड्डी में इन्फेक्शन हो जाए, मैं उसका एक मेंबर हूँ। तो इंग्लैंड की जब हमारी मीटिंग्स होती है बोन इन्फेक्शन की, तो मैं पाकिस्तान से जाता हूँ वहाँ पे अटेंड करने के लिए और लोगों से डिस्कशन करने के लिए। तो ऐसे, और हाँ, एक जो मेरा कहूंगा कि मेरा रिकॉर्ड क्या है, आपने पूछा, वैसे तो हर बंदा और ऑर्थोपेडिक सर्जन क्लेम करता है कि मैंने इतने साल औरत पे ऑपरेशन किया, इतने साल आदमी पे। मेरे पास 112 साल की खातून आई थी, इनकी सीधे कूल्हे की हड्डी या उल्टे कूल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर हुआ था, तो वो तकरीबन 116 साल तक जिंदा रही, कोहाट में रहती थी वो। तो उसको किसी चैनल ने यहाँ पे कवर भी किया था। तो आई थिंक द ओल्डेस्ट पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, 116 साल शनाख्ती कार्ड के साथ आई थी, वो अपने पुराने जमाने का शनाख्ती कार्ड। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑपरेशन के बाद भी 6-7 साल तक जिंदा रही।
फिर उसका इंतकाल अभी 1 साल पहले हुआ है। तो मगर उसके शायद 15-20 तो नवासे थे और पता नहीं, फिर उसके पोते पोतियां, पता नहीं, उसका पोता जब वो आया था उसकी सारी की एज 50 ईयर्स थी। तो आप अंदाजा लगाएं, जो उसका जो पोता आया था, नवासे जो आते थे उसके, उनकी एज 50-60 साल थी। तो वो बड़ी लंबी उम्र की थी वो खातून, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मगर इस तरह के तो खैर केसेस होते रहते हैं, करते रहते हैं केसेस। अच्छा, डॉक्टर इमरान शाह अगर डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते? कभी सोचा कि हाँ, मुझे ना अगर डॉक्टर इमरान शाह डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते हैं, मुझे हमेशा इंक्विजिटिवनेस अच्छी लगती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी लगती है। तो अगर मैं शायद डॉक्टर नहीं होता तो मैं शायद जेम्स बॉन्ड होता या इस टाइप का कुछ ना कुछ होता, यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, यानी इन्वेस्टिगेटिव। अगर मैं जर्नलिस्ट होता तो मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होता, टू फाइंड आउट द ट्रूथ कि किसकी साथ ज्यादती तो नहीं हुई है, इस तरह का कुछ ना कुछ होता मैं मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, कोई बोरिंग जॉब नहीं कर, मैं 9 to 5 वाला बंदा नहीं हूँ कि ऑफिस गए, बैठे, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, ब्लड टेस्ट किए, 2-3 5 बज गए तो अब चले गए, मैं कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मैं और मेरे फादर और हमारे खानदान में शायद कोई बीमारी है कि हम लोग 5 घंटे से ज्यादा नहीं सो सकते। छठा घंटे में ज्यादा, हम 6 घंटे सोते सर में दर्द हो जाता है हमारे। Really? तो इट्स द वे इट इज, वी बीन बॉर्न अप। फ्रेश फील करते हैं? हाँ, बिल्कुल 100%। 5 घंटे ज्यादा नहीं सो सकते हम लोग। मैं भी, मेरा छोटा भाई भी, और मेरे फादर और मेरी मदर, हम सब लोगों की आदत ही यही है, 5 घंटे से ज्यादा नहीं सो सकते। शायद काम कर करके आदत हो गई, जो कि अच्छी आदत नहीं है, मगर मेरा आदत है। अच्छा सर, आपके फादर ने माशाल्लाह इसकी बुनियाद रखी और जब से चला आ रहा है ये हॉस्पिटल, तो आपने इसमें क्या न्यू चेंजिंग्स आई आपके आने के बाद, और कुछ न्यू मशीनरीज और कुछ नई चीजें आपने इसमें? देखिए, मेरे फादर तो एक अकेले आदमी थे जी, और उनको संभालना, और फिर लोग तो कहते थे कि वो पार्ट टाइम सर्जन है, फुल टाइम क्रिकेटर है, क्योंकि क्रिकेट कहते हैं धत्ती थे वो, तो पता ही है। माशाल्लाह हमारा अपना स्टेडियम भी है, असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम, वहाँ पे पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे पुराना रमजान टूर्नामेंट। और आपको एक मजे की बात बताऊं, थोड़ा बात को डिविएट कर रहा हूँ, कि पाकिस्तान का अगर पहला फ्लड लिट प्राइवेट स्टेडियम था तो वो था असगर अली शाह स्टेडियम। सबसे पहले गद्दाफी स्टेडियम था जो पीसीबी का था, फिर था असगर अली शाह स्टेडियम। फिर इन लोगों को शर्म आई, फिर उन्होंने नेशनल स्टेडियम में लाइटें लगवाई, उसके बाद ये सारे स्टेडियम्स आए। तो मेरे फादर की बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है टुवर्ड्स स्पोर्ट्स। अब हॉस्पिटल पे आ जाए तो जाहिर बात है वो जमाना नहीं है जो मेरे फादर ने जब शुरू किया था। थिंग्स हैव चेंज्ड, नी रिप्लेसमेंट ले लें, और मैं जो खासतौर से जिसकी मैंने ट्रेनिंग हासिल की है वो है प्रॉक्सिमल फीमर रिप्लेसमेंट, जो मैं पूरी टांग लोहे की लगा देता हूँ, पूरी हड्डी को निकाल देता हूँ, उसकी जगह पूरी लोहे की टांग लगा देते हैं। अमूमन उनके लिए जिनके इन्फेक्शंस होते हैं या ट्यूमर सर्जरीज को कहते हैं वो, या बहुत बुरी तरह हड्डी टूटी हुई है, तो उसकी जगह में पूरी नई टांग, उस जमाने में नहीं होती थी, मेरे फादर के जमाने में नहीं होती थी, आज से 8-10 साल पहले। इस तरह उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मेरे ख्याल से मेरा कंट्रीब्यूशन रहा है पाकिस्तान के लिए, वो ये रहा है कि मैं हर साल कोशिश करता हूँ 1-2 पाकिस्तानी डॉक्टर्स को पटा के जो मुल्क से बाहर काम करते हैं उनको वापस लेके आऊं। तो हर साल मैं इस तरह करके 2-3 लोगों को लेके आता हूँ। इस तरह एक हमारे सर्जन है, डॉक्टर उमर भट्ट नाम है, बड़ा नाम है उनका पाकिस्तान में, वो स्पोर्ट्स सर्जन है। जब वो पहली दफा आया था, वो डरपोक सा, ये थोड़ा सा डरपोक सा है, जब वो पहली दफा आया था आज से 6-7 साल पहले, तो वो एयरपोर्ट से बाहर ही ना निकले, कहे डॉक्टर साहब जब तक आप नहीं आएंगे मुझे एयरपोर्ट से बाहर निकलूंगा, मैं निकलूंगा ही नहीं। अब वो माशाल्लाह इज वन ऑफ द बिजिएस्ट डॉक्टर्स, और उसके साथ मिलकर हम लोगों ने ऐसी टीम बनाई है कि अब नेक्स्ट ईयर से एक इदारा है, इसका नाम है सीकॉट, सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल ऑर्थोपेडिक्स एंड ट्रॉमा। हमारे पास जर्मनी से गोरे आके पाकिस्तान में सीखेंगे कि हम किस तरह सर्जरी करते हैं। नाउ व्हाट अ ऑनर दैट इज कि देखें कि पाकिस्तान से सीखने वहां पे नहीं जा रहे, बाहर से, यूरोप से। और हमारा हॉस्पिटल इज द फर्स्ट हॉस्पिटल टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर सीकॉट ट्रेनिंग, SICOT के नाम से, अगर आप गूगल करके देखें आप। तो ये बड़े एहसास की बात है कि नाजमाबाद, वो चले कराची में भी नहीं कि बहुत बड़ा हाई फाई, नाजमाबाद नंबर 2 है, नंबर 4 इधर गोरे आके सीखेंगे, खड़े होकर हाथ बांध के हम इनको सिखाएंगे। अच्छा, यहीं ज्वाइन किया है? जी, हमारे पास ज्वाइन करेंगे, हमारे पास जर्मनी से आ रहे हैं। वो तो 2 भेज रहे थे, मैंने कहा भाई एक ही भेज, एक के नखरे समझ जाएंगे तो दूसरे को सिखाएंगे। मगर थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। जब मैं अपने एक्सरेज हर साल कॉन्फ्रेंसेज में जाता हूँ, मैं इनको दिखाता हूँ, तो उनको यकीन नहीं आता, कहते ये हड्डी कैसे जोड़ी आपने, ऐसा पॉसिबल नहीं है ऐसा हड्डी जोड़ना। फिर वही जो मेरे कोलीग्स हैं जो इंग्लैंड से आते हैं यहाँ पे, वो इनको दिखाता हूँ, ये पेशेंट आपके सामने बैठा हुआ है, आपने कहा था इसकी टांग नहीं बचेगी, टांग बच गई, पेशेंट चल रहा है। तो फिर वो यकीन करते हैं, क्योंकि इस तरह के केसेस इंग्लैंड की हड्डी जब टूटती है ना मरीज की, तो बड़ी तमीजदार टूटती है, बीच में से टक करके टूटती है। हमारी जब हड्डी टूटती है तो चूरा हो जाती है। बुनियादी वजह क्या है? हमारी डाइट बहुत कमजोर है। हर पेशेंट को यहाँ पे विटामिन डी, कैल्शियम की कमी है, और हम लोग रह रहे हैं कराची में, ख्यालात इंग्लैंड के हमारे। इन्होंने सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बना दिए। देखिए आप, अगर आप डिफेंस से नाजबाद आए, अगर आप सही रूट चूज करें तो एक भी सिग्नल नहीं आएगा आपके पास।
तो उसकी वजह से क्या है, लोग तेज चलाते हैं रात के टाइम पे, सीट बेल्ट लगाते नहीं और एयर बैग है नहीं, तो जब एक्सीडेंट होता है तो फिर यही हाल होना है जो होना है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल से सीट बेल्ट, और आपके प्रोग्राम के हिसाब से ये भी बोलूंगा सीट बेल्ट लगाना मस्ट है। मेरे पास रोजाना ऐसे बच्चे आते हैं जिनके सर विंड स्क्रीन से लगता है और विंड स्क्रीन तक टूट जाती है, क्योंकि बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है सर का हमारा, जो स्कल का जो फ्रंटल बोन होती है, और इंजरीज भी बड़ी बुरी होती हैं। ब्रेन इंजरीज इररिवर्स, हड्डी तो टूटी भी जोड़ दूंगा, मगर अगर ब्रेन डेथ या ब्रेन डैमेज हो जाए तो फिर या तो बंदा जिंदगी भर व्हीलचेयर पे बैठ जाता है, या फिर पता ही आपको प्यारा हो जाता है अल्लाह को। तो अच्छा, ज्यादातर किस तरह के केसेस आते हैं? बाइक्स के आते हैं या फिर और जो है वो कार्स के आते हैं, किस तरह के ज्यादातर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो होते हैं, इनको हम RTA कहते हैं, वो ज्यादातर हमारे पास मोटर बाइक्स के आते हैं। और हमारा पहला सवाल यही होता है डॉक्टर का कि भाई आपने हेलमेट लगाई हुई थी या नहीं लगाई हुई थी, और उसका यूज नहीं करते। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमने एक स्टडी की थी लास्ट ईयर, हमने खुद इंटरनल स्टडी की थी, जिन पेशेंट्स को मोटर बाइक के एक्सीडेंट्स हो रहे थे 95% जो मोटरसाइकिलिस्ट है वो हेलमेट नहीं लगाते, और फिर उन्हीं की चोटें बड़ी लगती हैं, और फिर उनकी चोटें बड़ी होती हैं। और आपको पता ही है, आपको अगर फ्राइडे को आप शारे फैसल में निकल जाए तो आपको हमारे वो भी एक नस्ल है लोगों की पाकिस्तान में जो एक पहिए पे मोटर बाइक चला रहे लेट आके, वो बड़ा फखर समझते हैं अपने आप को। वही लोग आते हैं मेरे पास, मोस्टली वही आते हैं बदमाश जो CV पे चला रहे होते हैं 120 की। उस माँ से पूछे जो घर में समझती है कि मेरा बेटा तमीज से चला रहा होगा मोटर बाइक, फिर बैड न्यूज भी उन्हीं खानदान को जाती है। तो ये करना छोड़ दें। आपके चैनल पे दोबारा ये बात बोलूंगा कि खुदा के वास्ते मोटरसाइकिल के 2 पहिए होते हैं, 2 पहियों पे चलानी चाहिए। जी, बिल्कुल नाज़रीन, हम आपको यही एक अच्छा मैसेज दिया है डॉक्टर साहब ने कि भाई आप अपना ख्याल खुद रखें, और ये जो 2 व्हील्स होते हैं ना, ये उसी पे चलाने की होती है। ये एक व्हील पे चलाने वाले जो है ना, फिर वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं और उनके पेरेंट्स परेशान हो रहे होते हैं। तो बिल्कुल हम ये कहना चाहेंगे, और एक अच्छी बात आपने बताई है। अच्छा सर, बड़ी अच्छी आपने बात की, और एक मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया है इससे रिलेटेड कि डॉक्टर्स आप बाहर से लेकर आ रहे हैं, और हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर बन के भी दूसरी फील्ड्स की तरफ जा रहे हैं। कोई मतलब कुछ तो हमारे जैसे एंकर्स बने हुए हैं, कुछ होस्टिंग कर रहे हैं, तो फिर कुछ डिफरेंट फील्ड में, तो वो अब आपकी प्रोफेशन में क्यों नहीं जुड़े रहते? नहीं, मैं बताऊं, देखिए मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं कराची के, सिंध के, बल्कि थ्रू पाकिस्तान के बोलूंगा मैं, तो वो डॉक्टर्स को हम लोग तैयार करते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, हमारे लोगों पे वो प्रैक्टिस करते हैं, 5 साल तक सीखते हैं ना पेशेंट, और फिर वो बाहर के कोई लाइसेंसिंग एग्जाम करते हैं, USMLE देते हैं, प्लैब देते हैं, और मुल्क छोड़ के ऐसे भागते हैं जैसे पता नहीं क्या यहाँ पे क्या अजाब आ रहा है। बहुत ही मुझे इस बात पे, अगर अल्लाह ने मुझे कभी इतनी ताकत दी पॉलिटिकली या किसी तरीके से भी, कि मैं इसको सबसे पहले रोकूंगा कि आप डॉक्टर बनते हैं इस मुल्क में, आपने लोगों पे प्रैक्टिस करके सीखा है, अवाम पे सीखा है आपने इधर की, आप कम से कम जिंदगी के 5 साल दें, फिर आप मुल्क से बाहर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल 5 years, उसके बाद जो करना है, खास तौर से गवर्नमेंट स्कूल। चलो प्राइवेट तो फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आता है, मतलब प्राइवेट है चलो दे दिया, मगर जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जैसे डाउ सिविल हो गया फॉर एग्जाम्पल हो गया, या जिना हो गया, बाकी जो भी है, दे हैव टू स्टे इन द कंट्री एंड गिव इट बैक। और मुझे तो अभी भी ये बात समझ में नहीं आती कि ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, प्लास्टिक सर्जन्स, गायनेकोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ब्रेन ट्यूमर सर्जरी, आप जो सी डिपार्टमेंट, जो सी फील्ड ले लें, यहाँ पे वापस क्यों नहीं आते लोग? क्या वो भूल जाते हैं उधर जाके? मैं इंग्लैंड में पैदा हुआ हूँ, मैंने अपनी ब्रिटिश नेशनैलिटी गिव अप की है, अब मैंने हरा पासपोर्ट उठाया लाल पासपोर्ट छोड़ के, ताकि मैं पॉलिटिक्स में एंटर हो सकूं, और मैं अपने इलाके को तो बेहतर कर सकूं जितना कर सकता हूँ, जितना कर सकते हैं। और फिर भी मुझे समझ में नहीं आता कि लोग, ऐसी भी क्या बात है, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते हैं, बातें कमेंट्स देते हैं फेसबुक पे, इंग्लैंड में बैठ के और अमेरिका में बैठ के। इफ यू वांट टू मेक अ डिफरेंस, कम बैक टू द कंट्री, सर्व द कंट्री, गिव इट, कम बैक, अपना हिस्सा तो डालो। मैं तो अपने लिए कह सकता हूँ कि मेरे तो माँ बाप तो नहीं, मैं कहूँगा मेरे दादा दादी इंडिया छोड़ के पाकिस्तान आए, मेरे कितने खानदान वालों की लाशें निकली हैं ट्रेनों के अंदर से, तो हम भूल जाएं वो? हम तो, मैं तो अपने दोस्तों से कहता हूँ, तुम तुम इंग्लैंड जाओगे, रहो वहां पे, तुम अपनी जनरेशन शायद थोड़ा बहुत मुसलमान बना दोगे, तुम्हारे जब बच्चों की जनरेशन होगी, याद रखिएगा 80% हाथ में बियर का कैन होगा उनके, और सड़कों पे घूम रहे होंगे। आई एम नॉट बीइंग के आपको जो करना करें प्राइवेट लाइफ में, मगर यू हैव टू ऑलवेज हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द मदरलैंड, फॉर पाकिस्तान। और आप लोगों को वापस आना चाहिए। इतने इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तान से बाहर जो वहां पे जॉब करके बैठे हुए हैं, they should invest back in Pakistan, not only in medicine but in businesses as well. Export करें।
जितना एक्सपोर्ट होगा उतनी हमारी मईशत बेहतर होगी ना। आप देख लें पिछले 2-3 साल में जो एक्सपोर्ट्स, टेक्सटाइल इतनी एक्सपोर्ट्स हुई हैं, इतनी एक्सपोर्ट हुई है टेक्सटाइल की कि बम्पर निकला है आपके। इसी तरह बम्पर क्रॉप्स भी निकलने वाली है आपकी हमारी। मगर डॉक्टर इमरान शाह अकेले कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ बात ही कर सकता है और 1-2 लोगों को ला सकते हैं। मगर मेरी होप है कि आई रियली विश के जो हमारे एक्सपैट्स हैं जो इधर से छोड़ के चले गए वापस, they should come back and somehow contribute in Pakistan। सही बात है, कम से कम जो है वो अपने शहरी होने का, अपने पाकिस्तानी होने का कुछ तो हक अदा करें। इस मुल्क से हमने लिया भी तो है, इसको वापस भी तो करना है। बिल्कुल, हमने यहाँ से पढ़ा, हम यहाँ कुछ बन गए और कुछ बन के हम बाहर चले गए। हमने क्या दिया? हमने सिर्फ लिया है, तो हमें वापस भी तो करना है। तो वो वापस हम इसी तरीके से कर सकते हैं कि अगर हम डॉक्टर बने तो हम अपना फर्ज अदा करें वहां पर काम करके, अगर हम एंकर बने तो हम अपना फर्ज अदा करें वहां पर कुछ करके, अगर हम किसी और फील्ड से हैं तो कम से कम वहां पर कुछ करके तो कुछ अपना फर्ज अदा करें। लाइफ वाकई में इसमें कोई शक की बात नहीं। अगर मैं इंग्लैंड में इस वक्त होता, वहां पे मैं प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स होता, हफ्ते में 4 दिन काम करता और 3 दिन गोल्फ खेलता। बड़े इजी लाइफ, और तकरीबन यही अर्निंग्स होती है यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह अपना अस्पताल है, इतना ही कमा रहा था वहां पे, क्योंकि वहां पे जारी बात है क्वालिटी लाइफ और सैलरी वगैरह हाई है। बट देयर इज अ रीजन कि मैं ख्वारों की तरह से वापस आया, बिकॉज आई ऑनेस्टली दिस इज इट। मुझे क्या, आपको कितने लोग बैठे हुए इस कमरे में, आपके अलावा आपकी पूरी टीम है यहाँ पे, 1 2 3 4 लोग बैठे हुए हैं। आप चारों को मैं ब्रिटिश पासपोर्ट देता हूँ अभी, और फिर मैं आपसे बोलता हूँ 3 महीने बाद इलेक्शन है, रानी जरा अपना दो मुझे पासपोर्ट वापस, जरा लाल हरा पासपोर्ट लो और इलेक्शन लड़ो। पता है आप लोग भी 2 दफा सोचेंगे। सोचेंगे नहीं सोचेंगे कि किसको अगर मैं आपको ब्रिटिश पासपोर्ट दूं, मैं बोलूं 3 महीने बाद इलेक्शन है, जरा यार ये पासपोर्ट तो वापस दो, जरा ये पाकिस्तानी पासपोर्ट लो, इलेक्शन लड़ो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट दिस इज द, ये जज्बा, मैं तो इत्तेफाक से इंग्लैंड में पैदा हो गया ना, ये प्लान तो नहीं था। अब्बा वहां पे थे, शादी हुई वहां पैदा हो गए अम्मा अब्बा की। मगर आई थिंक दैट एवरी पाकिस्तानी शुड थिंक लाइक दिस कि यू हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी। कोई बिजनेस करना, पैसे बनाना हराम नहीं है, हलाल की तरह, हलाल तरीके कोई बिजनेस करें, हराम, यू मेक मनी एंड एंजॉय, बट यू हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी एट द सेम टाइम। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। बहुत अच्छी बात की आपने, और मैं तो आपकी बात से इत्तेफाक भी करती हूँ। और मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान में जो है ये बैन लगना चाहिए इस बात पर कि आपने यहाँ से पढ़ा, आप यहाँ कुछ बने, और आपने कम से कम 5 साल यहाँ स्टे करना है, उस मुल्क को कुछ देना है, उसके बाद आपने बाहर जाना है। तो इस पे तो मेरे ख्याल से काम करना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को भी इसको सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके से तो मतलब हमारा तो क्या कहना चाहिए, एक नुकसान ही है कि यहाँ से बन के आप बाहर चले जाते हो। इसका एक सही लफ्ज बताऊं क्या, इसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन। यहाँ पे जो 5 स्टार हॉस्पिटल्स है, नाम किसी का नहीं लेता क्योंकि मैं भी मेडिकल फील्ड में हूँ, मुझे बुरा लगता है कि यहाँ पे जो 5 स्टार मेडिकल कॉलेजेस हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, डॉलर्स में पैसे ले रहे हैं। आप उन लोग बच्चों को, हम देखिए ना, बड़े बड़े जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, आप क्रेम डे ला क्रेम कहते हैं, फ्रेंच लव है कि द क्रीम, द मोस्ट एजुकेटेड, सोफिस्टिकेटेड, इंटेलिजेंट, हाई आईक्यू वाले बच्चों को आप चूस रहे, जज्ब कर रहे हैं, आप उनको पढ़ाते हैं, और फिर हाँ उनके दिमाग में ये होता है, जो बच्चे बड़े बड़े कि हम कब प्लैब दें और कब यूएसएमएल एग्जाम होता है, देख के अमेरिका जाएं। 90%, 95% ऑफ ग्रेजुएट्स लीव द कंट्री। It shouldn't happen like this। कम से कम यार, आप क्या भी, ऐसी भी क्या आफत और मुसीबत, सही बात है, ना पाकिस्तान होता ना तुम होते मेडिकल पढ़ने के लिए इधर। बिल्कुल, ये तो मैं मतलब क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि दुआ कर सकते हैं, और अल्लाह मियां कभी ना कभी इंशाल्लाह इस तरह की कोई मेरे पास पावर हो कि लेजिस्लेशन ला सकूं कि मेडिकल डॉक्टर बनने के बाद आप इधर काम करें। यू हैव टू वर्क एंड देन, मैं ये नहीं कह रहा बाहर नहीं जाओ, ये तो बड़ा सेल्फिश हो जाऊंगा। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 रॉयल कॉलेजेस ऑफ सर्जन्स, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ इंग्लैंड, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबरा, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ ग्लासगो, इन तीनों से मैंने क्वालिफिकेशन ली है। अपनी MRCS किया, जो मेंबरशिप एग्जाम होता है, फिर FRCS होता है, फेलोशिप कहते हैं, जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होती है ऑर्थोपेडिक्स में। इस सब पाकिस्तान में शायद कोई तकरीबन 5-6 लोग हैं इस तरह जो, जिनके पास वो क्वालिफिकेशंस हैं जो मेरे पास है। और मेरे फादर हमेशा कहते थे, देखो मेरे पास 2 डिग्रियां, पता नहीं तुम 3 ले पाओगे नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 ली। आई विश माय फादर वाज अलाइव, क्योंकि लास्ट ऑपरेशन कह रहा हूँ, लास्ट एग्जामिनेशन मैंने उनके इंतकाल के बाद किया। मगर मैं ये नहीं कह रहा खुदा न करे कि आप बाहर ना जाएं, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करें, ग्रूम नहीं करें, सीखे नहीं, लेकिन कम से कम पाकिस्तान से कुछ लिया है तो उसे 5 साल तो दे दें। आई थिंक सो। डॉक्टर नहीं, किसी भी शोबे से हो आप, किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड हो, तो कम से कम 5 साल तो स्टे करें, मिनिमम 5 साल दें, और फिर सीख के फिर वापस आए। मैं तो ये भी कहता हूँ, मैं हर बंदे को कंट्रोल तो नहीं कर सकता, और आप कितना भी रह लें इंग्लैंड में, मैं दोबारा बता रहा हूँ, आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंग्लैंड। मैं जब फोन पे बात करता हूँ ना 10 मिनट गोरे से, तो आगे वाले को ये नहीं पता था कि पाकिस्तानी बात कर रहा है, गोरा बात कर रहा है। इंग्लिश मेरी ऐसी है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर डॉक्टर इमरान शाह
or anyone who's born in England will always stay as second class citizen over there. In Pakistan you'll I be a agree first with your class citizen. opinion. कितना भी कर लो, कितना भी गोरों में बैठ जाओ, उनके साथ कितना भी तुम पब चले जाओ, जितना जो करना कर लो, सेकंड क्लास। और अभी पता नहीं चलता, अभी नहीं, जब उन पे क्रंच आता है ना ऐसे मुल्कों में, इकोनॉमिक क्रंच आया, ये आया, वो आया, अभी मैं और फिर जब वो आपको टारगेट करते हैं सर, आप देखिए ना, मैं क्या बोलूं, आपको पता ही है। फिर अभी आपके जिस तरह के हालात चल रहे हैं दुनिया में, वॉर्स, ये वो, अब देख लें, जब वो बॉर्डर्स खोल रहे हैं रेफ्यूजीज के लिए, गोरों को तो आने दे रहे हैं, मगर जब कोई टेढ़ा मेढ़ा काला नीला पीला आता है, कहते हैं चल भाई तू तो जरा साइड को है, तू कहां से आ गया उठ के लियारी से, समझ रहे ना मेरी बात? बिल्कुल, ये दिस इज द बिटर रियलिटी। तो हमें अपने आप को मजबूत करना है, हमें पाकिस्तान को मजबूत करना है, हमें अपने आगे वाले, मैं आई एम ऑलमोस्ट 50 years old, मेरा टाइम तकरीबन से कितना 20 साल और निकल जाएंगे अगर निकल गया खुशकिस्मती से, बट वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर कमिंग जनरेशंस फॉर पाकिस्तान। सर इतनी महंगाई है, आप खुद भी देख रहे हैं, तो मोस्टली पेशेंट ऐसे भी आते होंगे जो अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे, ठीक है, तो उसके लिए कोई रिलीफ है या फिर आप ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये बता दूं कि कभी कोई मरता हुआ पेशेंट आता है तो उसको हम कभी वापस नहीं करते, ठीक है, चाहे उसके पास पैसे ना हो, जान तो बचानी है ना, उसके बाद ट्रांसफर कर दें उसको, उसके बाद नहीं, इलाज नहीं हो सकेगा, क्योंकि यू आर सिटिंग इन अ प्राइवेट, हम लोग ना कोई ज़कात फंड्स लेते हैं कहीं से, और ऐसे कराची में बड़े बड़े अस्पताल पड़े जो ज़कात फंड्स भी लेते हैं और फिर भी गरीब का इलाज नहीं करते। ऐसे भी हॉस्पिटल्स है अनफॉर्चुनेटली जो मुर्दे की डेड बॉडी नहीं छोड़ते कि तुम 25,000 रुपए 10,000 रुपए जमा कराओ फिर फ्रिज से बॉडी छोड़ेंगे, तो लानत है ऐसे पैसे पे। मैं तो ये पर्सनली, मेरा अपना ये अपनी ना, मेरे फादर भी हमेशा कहते थे, देखिए हर अस्पताल में मरते भी हैं बचते भी हैं, मेरे पास ऐसे बच्चे भी आते हैं जो आते ही मुर्दा है, एक्सीडेंट्स के बाद आते हैं, मगर अगर आप किसी परेशान हाल पेशेंट से पैसे नटोर रहे हैं तो वो तो सही बात है, अल्लाह हक हलाल से अल्लाह वैसे ही दे देता है। खैर आप वापस आ जाए कि पेशेंट के पास पैसे नहीं इलाज के, तो हमारे पास एक, मैं अभी अनाउंस नहीं करता, चले आप कर लें, अब मैं करूँ यहाँ पे पूरा आधा कराची आके बैठ जाएगा। हमारे पास फॉर्म नहीं, आप अनाउंस कर दें। नहीं, हमारे पास फॉर्म्स हैं जहाँ पे लिखा होता है, हमारे फॉर्म्स बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हम लोग कॉम्प्लेक्स फैमिली नहीं है, हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं, मलंग टाइप लोग हैं हम लोग, स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल, कि हमारे पास फॉर्म होता है, कोई गरीब पेशेंट आता है फॉर्म भरना होता है इसको, हम कोई नहीं पूछते तुम्हारा शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, हम ये कोई नहीं पूछते कि तुम्हारे घर में आके हम देखेंगे कि तुम्हारे घर में फ्रिज है कि नहीं है, टीवी है कि नहीं है, हम ये नहीं बोलेंगे अपने तुम बैंक का स्टेटमेंट दिखाओ, हम तुमसे ट्रस्ट करेंगे, हाँ तुम्हें डिस्काउंट दे देंगे, फ्री नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। देखिए बिकॉज वी रनिंग अ प्राइवेट हॉस्पिटल, हमारा डिस्काउंट 10-15%, 20% सर्जरी फीस कम हो गई, बेड के चार्जेस वेव कर, जितना हो सकता है कर सकते हैं हम लोग, करेंगे। मगर ये कहते हुए मुझे इस बात का अब ज्यादा एहसास इस बात का हो रहा है कि मैंने अभी लास्ट वीक ही इंस्ट्रक्ट किया है अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कि आप एक ज़कात अकाउंट खोल दें भाई, क्योंकि मुझे पता है कि कराची में पैसे देके भी सही काम नहीं होता, बहुत सी प्राइवेट जगहों पे भी, तो वो ज़कात फंड अगर खुलता है या उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल से हम लोगों को उस तरफ सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से मैं इसको इंशाल्लाह द नेक्स्ट 6 months आई विल स्टार्ट ए कम्प्लीटली फ्री सर्विस। मेरे पास बराबर वाला प्लॉट भी हमारा ही है, अगर हम जाते हैं तो इंशाल्लाह वहाँ पे कम से कम मेडिकल वार्ड्स बना के वहाँ पे फिर वो कैशलेस काउंटर्स करना चाहता हूँ मैं, कि वहाँ पे आप आए बस नाम लिखेंगे और ये नहीं पूछेंगे क्या क्या, बाकी फ्री का इलाज कराएं। देखते हैं इंशाल्लाह, मेरी प्लानिंग है, बाकी अल्लाह मालिक है, होना चाहिए, तो हम पे भी लोड नहीं आएगा और पब्लिक को भी फ्री सर्विस मिलेगी। बिल्कुल, इतना मेरे जिंदा होते हुए और मेरे भाई के जिंदा होते हुए 1 रुपया हराम होगा कि अगर खुदा न करे हम कोई ज़कात का गलती से आ भी जाए। हम सैयद लोग हैं, वैसे भी हम पीरज़ादा लोग हैं, हम लोग तो खुद सोच भी नहीं सकते कुछ का, मगर ये कि पब्लिक को फायदा होगा। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। मैं तो बड़ी खुशी हो रही हूँ आपकी इस बात से कि आपने इतनी अच्छी सोच रखी है कि आप फ्री में, क्योंकि देखिए सर हालात देखें आप कैसे चल रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, और मेडिकल कितना ज्यादा यहाँ पर अफोर्ड करना मुश्किल है। श्रीलंका में दूध नहीं खरीद सकते, बच्चों का क्या हो रहा है, राइस नहीं है वहाँ पे, पूरी दुनिया में। इंग्लैंड में एनर्जी बिल्स, इंग्लैंड में जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ, 48% एनर्जी बिल्स बढ़ गए, बिजली का बिल 48% बढ़ गया। वहाँ पे गोरों ने सर पकड़ लिया अपना, तो अब तो सबकी कहते हैं मतलब सबकी सब थोड़ा सा बुरे हालात है। सही बात है, कोविड के बाद तो मेरे ख्याल से सभी मुतासिर हुए हैं। अब आई रियली होप कि देखिए पाकिस्तान में मैं तो बड़ा कहता हूँ एक तरीके से बड़े खुशकिस्मत भी हैं और बदकिस्मत भी हैं। खुशकिस्मती ये कि हमारे पास हर वो ज़खायर है पूरे पाकिस्तान में कि हम उसको अगर इस्तेमाल करें सही तरह, कितना कोल है और ऑयल भी है, गैस भी है, सब कुछ है हमारे पास, लोग सही नहीं है। बिल्कुल, लोग सही हो जाए तो पाकिस्तान तो नहीं है सिंसियर। मैंने बड़ा सर पीटा खासतौर से पॉलिटिक्स में आने के बाद। मैं कहता हूँ मैं तो बड़ा पॉजिटिव आया था और अभी भी पॉजिटिव हूँ, अभी भी मुझे पूरा यकीन है कि अगर इस पाकिस्तान का कोई सोल्यूशन है तो वो इमरान खान है।
वरना बाकियों को आप, मैं तो अच्छा इन बताऊं, एक मैं प्रोग्राम में बैठा था इलेक्शन से पहले, तो मेरे साथ मैं बैठा था, मेरे साथ एक MQM के भाई बैठे हुए थे, पीपल्स पार्टी के बैठे थे, मुस्लिम नून लीग के बैठे थे। मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे बेटे का नाम है सैयद उमर अली शाह गिलानी। मैं अपने सीने पे हाथ, सर पे हाथ रख के, सीने पे हाथ, दिल पे हाथ रख के कह सकता हूँ कि मेरा बेटा इमरान खान जैसा हो। अब आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के बोले कि आपका बेटा आपके लीडर जैसा हो, नवाज शरीफ जैसा हो, जरदारी जैसा हो, करें? किसी ने नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? बिकॉज दे डोंट हैव इनफ फेथ। सिर्फ सियासत फॉर द हेल ऑफ सियासत नहीं करनी होती है, सियासत फॉर डिलीवरेंस करनी होती है। मतलब लोग तो यहाँ पे सोचते हैं सियासत के मैं कब लैंड क्रूजर लूंगा, सही बात कि मैं कब अपनी जमीन बढ़ाऊंगा, कब मैं पता नहीं 50 गज के शलवार पहन के अपने आप को बहुत बड़ा साईं समझ के घूमूंगा। वो अपन से समझ में नहीं आती, हजम नहीं होती। सही बात है। अच्छा सर, आप हादसातन आए पॉलिटिक्स में या फिर आपने सोचा था? नहीं, देखिए खान साहब से मेरे फादर की बहुत अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि मेरे फादर मोहम्मद अली शाह यूज्ड टू बी द टीम के साथ घूमते थे। छोटे भाई क्रिकेट ज्यादा खेलता था, पाकिस्तान बी टीम से भी खेला, तो खान साहब से मैं बचपन से भी पोस्टर देख देख के दिमाग में होता ना। मगर जब खान साहब ने पॉलिटिक्स ज्वाइन, पार्टी बनाई थी ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उस वक्त से मुझे लगता था कि आई थिंक ही इज अ सोल्यूशन। फिर मैं बाकी लोगों को भी देखता था, बचपन में तो इतना आइडिया नहीं था करप्शन क्या होती है, ये नहीं पता था करप्शन होती क्या है। ये तो बाद में आके असेंबली में जब से आया तो मैं ये फिगर्स देख रहा हूँ, खुदा की कसम अभी तक मैं कंफ्यूज होता हूँ। 300 अरब प्लस, माय गॉड, सिंध का जिस सूबे में आप बैठी हुई हैं, 300 अरब रुपए इस वक्त आप यहां से उठे मेरे साथ चले, सिर्फ हेल्थ की बात कर रहा हूँ, आप मेरे साथ उठे, सब कैमरामैन चलते हैं बासी शहीद हॉस्पिटल सामने, वहां पे जाके बोले यार मुझे ये वाली ऑगमेंटिन चाहिए, या मुझे एस्थमा की प्रॉब्लम है, या मैं डायबिटिक हूँ, यार दवाई तो लगा दो। कहेगा सामने फार्मेसी है प्राइवेट, वहां पे जाओ, वहां से जाके दवाई लेके आओ। तो आप तपेंगे नहीं तो क्या होगा, आवाम रोड पे नहीं आएगी तो क्या होगा। बट लोगों को ये पता होना जरूरी है हु इज द कल्प्रिट, इसके पीछे कौन है। बातें करते हैं महाजिर की, बातें करते हैं सिंधी की, बातें करते हैं बलोची पश्तून पठानों के लड़ा लड़ा के हमें ये हाल कर दिया। आई एम अ प्राउड PTI का महाजिर, मुझे प्राउड हूं कि मैं महाजिर हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि मैं महाजिर हूँ। मैं मुंह दे सकता हूँ इन लोगों को जिन्होंने महाजिर और पठानों को लड़ाया आपस में। एक दफा मैं बात कर रहा हूँ, पता नहीं शायद 1999 या पता नहीं उस वक्त की बात है, मैं नीचे इधर इंग्लैंड से बाहर पढ़ता था, पप्पू बच्चा आया था पहली दफा बन के यहाँ पे। हाँ, तो मैं देखा एक माँ आई अपनी बेटी को लेके, और वो रो रही थी साथ में, और उसकी बेटी के कान से खून निकल रहा था। oh my God. तो मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, वैसे था कि कान वान कट गया होगा। जब मैंने करीब जाके देखा तो उस बेटी की कान से भेजा निकल रहा था, उसको गोली मार दी थी। oh my God. तो वो भी मेरे लिए एक इवेंट ऐसा था, मैं 3-4 दिन से मुझे खाना ही नहीं खाया गया, जारी बात है एकदम से इंग्लैंड से आगे पड़ा, हजम नहीं हुआ। तो उस दिन भी मैंने सोचा था यार ये कैसे लोग हैं कि जो पठान और महाजिर को लड़ा रही ये पार्टीज। तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ दोबारा, और ये मेरा कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कभी भी कोई पार्टी महाजिर के नाम से नहीं होनी चाहिए, कभी भी कोई पार्टी पश्तून के नाम से नहीं होनी चाहिए, कभी भी कोई पार्टी रिलीजियस नाम से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम पाकिस्तानी भी तो हैं, एक पार्टी ऐसी होनी चाहिए जो पूरे पाकिस्तान में चल सके, और किसी लसानियत या रिलीजन बैकग्राउंड पे कभी भी नहीं होनी चाहिए। मेरा अपना ही पर्सनल ओपिनियन है, बाकी देखते हैं इंशाल्लाह, उम्मीद ये वक्त भी आएगा, इंशाल्लाह जरूर आएगा। अच्छा, फैमिली में से आपकी कोई सियासत में? मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर के फादर, वो भी सियासत में थे। फादर भी आपके? मेरे फादर भी थे। मेरा छोटा भाई 2 दफा इंटरिम मिनिस्टर रह चुका है, और अब मैं भी मैं बाप के सामने बैठा हूँ। और एक्चुअली मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो पहले एक पढ़ा लिखा आदमी था खानदान में, पढ़ा लिखा में एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन। हम लोग दीनी वाले जरा ज्यादा थे, हमारे मुरीद वगैरह अभी भी इंडिया में बहुत है, हम लोग गौस पाक की औलादों में से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक जगह है इंडिया में बुलंदशहर के नाम से, उस तरफ उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पे अभी भी हमारे बहुत फॉलोअर्स हैं। और एक जगह है पंजाब में झंग के नाम से, उधर भी हमारे लोगों के, बड़े लोगों के मज़ार वगैरह हैं। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द गिलानीज ऑफ सिंध, और आई एम प्राउड ऑफ दैट। और मेरे ख्याल से इंशाल्लाह ताला देखिएगा, अगर चेंज लाएंगे तो फिर गिलानीज और सिंध चेंज लाएंगे सिंध के अंदर, और पंजाब में भी इंशाल्लाह। ओके, इंशाल्लाह। अच्छा सर, आपके बच्चों में से कोई सियासत में आने का ख्वाहिशमंद है, या वो चाहते हैं कि सियासत में? वो इंस्पायर तो बहुत हुए थे जब मैं इलेक्शन की लड़ रहा हूँ। छोटे बच्चे होते हैं मेरे बच्चे, छोटे 7-8 साल के, तो वो ये पापा झंडा लिए हुए हैं, उनको तो ये पता था, ये वो समझते थे पाकिस्तान का झंडा, ये PTI का झंडा है, उनको डिफरेंस भी नहीं पता था। और वो भी इंग्लैंड में पैदा हुए, फिर वापस लेके आया उनको वापस यहाँ पे मैं। तो अभी तक तो ऐसी कोई झलक नजर नहीं आती, मगर क्यों नहीं, वाई नॉट कि सियासत का नाम इतना बुरा कर दिया था कि आज से अगर 15 साल पहले आप सियासत का, अभी तुम इमरान खान का सोचते हैं ना सियासत के लिए,
अगर कोई सोचता था तो दिमाग में या तो नवाज शरीफ आता था या जरदारी आता था, और फिर कहते थे अल्लाह माफ करे शरीफ आदमी का। मैंने शरीफ लोगों की बस की सियासत, मुझे जब मैंने पीटीआई ज्वाइन की थी, मैं बताऊं तो खान साहब ने मुझसे कहा था, डॉक तुम 16 घंटे काम करते हो, तुम्हारे पास टाइम कहाँ है सियासत का। मैंने कहा खान साहब यही तो चेंज करना है कि आपको प्रोफेशनल लोग लेके आना है। सही। आपको वडेरे या इस टाइप के लोग नहीं चाहिए, आपको प्रोफेशनल्स चाहिए सियासत में, डॉक्टर्स, इंजीनियर। देखे ना सर, पीटीआई को ज्वाइन करने का जो है वो कैसे सोचा और क्या वजह थी? यही वजह थी कि अगर आप तो क्या मतलब, पहली बात तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी पार्टी मानता नहीं हूँ एक्चुअली। बड़ी सी मेरा स्टेटमेंट है, हर जगह ये कहता हूँ, आई थिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, इट इज अ कॉमन सेंस पार्टी, इट इज अ रेवोल्यूशनरी पार्टी, इट इज ये वो पार्टी है जिसने एक आम पाकिस्तानी को शऊर तो डाला कि सही क्या गलत क्या। चलो मानता हूँ डिफरेंसेस होंगे पॉलिटिकली, मानता हूँ कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई, रोना रोते हैं ना लोग, मैं मानता हूँ 100%। मेरे घर में रोना रोते हैं, मेरी अम्मा मेरे पीछे लगती है, मेरी बेगम मेरे पीछे लगती है, क्या हो गया, अंडे पता है कितने के, मुझे रोज दाना मिलता है, मिलता है ताना मिलता है। मैं कहता हूँ देखो पहले इंग्लैंड में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, ठीक है, श्रीलंका में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में ये हो रहा है। जरा सब्र करो, इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा। मगर एट द सेम टाइम लोगों की जिम्मेदारी है, जिन लोगों ने पैसे बनाए हैं, जिन गारमेंट फैक्ट्री के बम्पर क्रॉप्स निकले हैं या बम्पर एक्सपोर्ट्स हुए, उनको चाहिए फिर अपने हिसाब से अपने एम्प्लॉइज की सैलरी भी बढ़ाएं। देखें चीजें सस्ती तो शायद देती ना हो, मगर लोगों की सैलरीज बढ़ाना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का फर्ज है एटलीस्ट। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी साफ शफाफ एटलीस्ट हमारा लीडर कोई नहीं है, और मैं तो या तो वो होगा, पीटीआई होगी, या कोई भी नहीं होगी, या फिर अल्लाह खैर से हम आते रहेंगे, काम करते रहेंगे इस तरह। आप माशाल्लाह डॉक्टर भी हैं, फिर सियासत की तरफ भी हैं, सारी चीजें कैसे मैनेज कर लेते हैं? बहुत मुश्किल से, बहुत ज्यादा मुश्किल से। मुझे अंदाजा था इट विल बी डिफिकल्ट। ये जो सोफा सामने नजर आ रहा है, इधर ही सोता हूँ मैं आधे एक घंटे के लिए, अगर मुझे बहुत ज्यादा हेडेक वेडेक हो, मगर टाइम इज अ रियल इशू फॉर मी। इसीलिए आप यहाँ पे बैठी हो और मैं आपके ऑफिस में नहीं, आपके स्टूडियो में नहीं हूँ। तो इसलिए मैं बस लोगों से माजरात भी, मैं प्रेस क्लब में था, वहाँ पे हम लोगों ने फ्री हेल्थ कैंप लगाया हुआ था। आज मैंने अनाउंस भी किया है, और इंशाल्लाह 1-2 दिन में बाकी भी हॉस्पिटल से अनाउंस करवाऊंगा कि एक फिक्स्ड डिस्काउंट कार्ड बनाना चाह रहा हूँ कि जितने भी सहाफ़ी हैं एटलीस्ट हमारे सूबे सिंध में, कि हर प्राइवेट हॉस्पिटल उनको 10%, 15%, 20% जो भी डिसाइड करें। तो इस तरह की चीज़ें मेरी तो अभी से नहीं चल रही, ये MPAs होने से नहीं चल रही है, तो मैं पिछले 15 साल से कर रहा हूँ, जब से मैं कराची आया हूँ। हमारे CSR एक्टिविटीज चलती रहती है। डिटेल आप मुझे बताएं कि क्या मतलब कि किस तरह के आप रिलीफ दे रहे हैं और किस तरह के कार्ड बन रहे हैं? देखिए ये तो खैर हम हेल्थ कार्ड बनाना चाह रहे हैं, हेल्थ कार्ड तो नहीं बनाना चाह रहे हम, जिन लोगों के पास कराची प्रेस क्लब के लिए होंगे, फॉर द फैमिली ऑफ एनी जर्नलिस्ट इन कराची प्रेस क्लब जो रजिस्टर्ड है, तो उनको चाह रहे हैं, इनको मेडिसिन पे, लैब्स पे, ईसा लैब मेरे दोस्त की है, फरहान ईसा की, वो उधर भी 40-50% तक डिस्काउंट दे रहा है। उसके अलावा हम अपने प्रोसीजर्स पे दे देंगे डिस्काउंट। इस तरह मैं चाहूंगा और मजीद अस्पताल भी इसके अंदर ज्वाइन करें। फिर उसको हम मेरे जो छोटे भाई हैं डॉक्टर जुनैद शाह, वो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान सिंध के प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, तो मैं चाहूंगा कि वो लेटर रख के इसको फॉर्मेट करें। मैं बिलीव नहीं करता बातों में जब तक पेपर पे लिखा हुआ नहीं होता, तो इंशाल्लाह फॉर्मेट कर रहा हूँ, 2 हफ्ते लगेंगे, इंशाल्लाह आपको अच्छी खबर आएगी इंशाल्लाह। सर, प्रेस क्लब में जो मेंबर हैं सिर्फ उनके लिए है ये सिर्फ प्रेस क्लब के मेंबर्स के लिए? ये तो गलत बात है, ये तो सबके लिए होना चाहिए। आप मेंबर बने प्रेस क्लब की, आप जर्नलिस्ट हैं, क्यों नहीं बनते? मतलब है कि अम्ब्रेला आना जरूरी है। मैं यही कहता हूँ लोगों से, जिस तरह PMDC है या PMC है, जब कोई रिकग्नाइज जब ही होता है जब एक कोई एसोसिएशन के अंदर होता है। वो अलग बात है कि एसोसिएशन के अंदर पैरेललिज्म शुरू हो जाता है, 2-2, 3-3 एसोसिएशन बन जाती है। मगर सर, अभी आपने एक कार्ड की बात की, हेल्थ कार्ड की, तो PTI की तरफ से भी एक अनाउंसमेंट हुई थी हेल्थ कार्ड की, तो वो क्या वो सिंध के आवाम के लिए भी है, और उसमें कितना अमाउंट है और कितनी रिलीफ है? देखिए, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा। पहली बात है, हेल्थ कार्ड तो पूरे पाकिस्तान में अब है, किसी सूबे तक मखसूस नहीं है, सिंध के अंदर भी है, लोगों को मालूम नहीं है। आप थर पारकर के डिस्ट्रिक्ट में जाएं, वहां पे अब हेल्थ कार्ड्स लोगों को इशू हो गए। 8 से 10 लाख रुपए मिलते हैं पर खानदान को, और 2.5 लाख या 2.5 से 3 लाख लोगों को कार्ड मिले हैं, 2.5 लाख से ऊपर ही है। और वो मिल रहा है उनको? मैं तो इतना सरप्राइज हुआ था, मैं पार्लियामेंट में स्पीच वगैरह करने गया था, सेशन था, तो हमारे एक साथी हैं, दोस्त हैं जो ऑपोजिशन पार्टी के हैं, मतलब दूसरी पार्टी के हैं, तो उनका बटुआ जमीन पे गिरा, तो उनके बटुआ के अंदर से PTI का झंडा झांकना शुरू हो गया। मैंने कहा यार, तुम तो दूसरी पार्टी के, तुम तो गालियां देते हो खड़े होकर, सर तुम्हारे बटुए में PTI का कार्ड क्या कर रहा है? कहते सर ये आपका इंसाफ हेल्थ कार्ड है। तो ये बताना चाह रहा हूँ कि
पीटीआई का हेल्थ कार्ड हर जगह पहुंच चुका है, थरपाकर डिस्ट्रिक्ट में भी है। उसके अलावा मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं हुनैद लखानी मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं। नवेद लखानी उनका छोटा भाई मेरे साथ इंग्लैंड में स्कूल में भी था। यहाँ पे एक अस्पताल है हुसैन लखानी हॉस्पिटल, वहाँ पे ये हेल्थ कार्ड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का पहला हॉस्पिटल है यहाँ पे इंसाफ हेल्थ कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली ये उन लोगों के लिए जो फाटा से या केपी के इसके हैं या पंजाब जिनके पास शनाख्ती कार्ड है वो यहाँ पे आके इलाज करा सकते हैं फ्री का। तो और मेरी उम्मीद यही है कि सिर्फ उन लोगों के लिए क्यों है, कराची के आवाम के लिए और सब पूरे सिंध के लिए क्यों नहीं है? मैं तो दुआ करता हूँ या अल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट हमसे इजाजत दे दें। देखिए हम 50% देने के लिए तैयार हैं, 60% देने के लिए वो इतनी मुश्किल से थरपार कर सबसे बुरा अफेक्टेड जो इलाका है डिस्ट्रिक्ट है वो थरपार करे। ये बात तो एग्री करती है ना? बिल्कुल वहाँ पे हेल्थ कार्ड दे दिया हमने, अब यहाँ पे आने नहीं दे रहे थे, पॉपुलैरिटी का मसला है ना। कौन नहीं आने दे रहा, हमें थोड़ा सा बताएं ना प्लीज। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये बेनजीर की पीपल्स पार्टी नहीं है। ठीक, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। तो बेनजीर तो मैं भी इसको बड़ा पसंद करता था। मुझे अच्छी ना सेंट पैट्रिक हाई स्कूल में कोई पार्टी नहीं होती थी, पीपल्स पार्टी होती थी। तो हमारे भी दोस्त थे बहुत पीपल्स पार्टी के अंदर, पीएसएफ के अंदर एंड ऑल दैट। मगर ये वो पार्टी नहीं रही है, ये पार्टी इज बीन हाईजैक्ड। और जो इन लोगों के पुराने, मेरे पास एक खातून आती, इनका नाम मेरे दिमाग से निकल गया, उनकी मैंने हड्डी छोड़ी थी, तो वो रोती है मेरे पास के डॉक्टर साहब मैं तो पीपल्स पार्टी की जाली थी, ये जरदारी माफिया। तो मुझे तो मैं तो बड़े, जब कोई तकलीफ में होता है ना हड्डी टूटे हुए की, तो वो सच्ची बोलता है, झूठ नहीं बोलता। तो वो रो के बददुआएं देती हैं इन लोगों को, कहते गारक करें इन लोगों को। इन लोगों ने सिवाय, असल में वो ये की वो बात बिल्कुल सही कहती, एक दफा मुंह को हराम का लग जाए छूटता नहीं है वो। सही बात। और वो फिर अपने बच्चों को भी हराम का खिलाता है। और खुदा ना करे, मैं तो बात मैं अपनी कैंपेन में भी कहता था, अगर किसी के घर में किसी का इंतकाल हो जाए, उसका कफन जो आएगा वो भी हराम के पैसों का होगा। तो पूरी जिंदगी आपने हराम की कमाई, और अपने चाहने वाले को जब आप कब्र में डाल रही हैं, जाना तो सबको है मैडम, मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है, तो वो भी हराम। तो मतलब ओह माय गॉड, दैट इज द वर्स्ट सिचुएशन ना। यू डोंट वांट दैट, एटलीस्ट आई डोंट वांट दैट। तो जो लोग हराम की खाते हैं, वो ये चैनल सुन रहे हैं, हराम का खाना छोड़ दो भाई और पाकिस्तान को बचाओ, मैं यही कहता हूँ। सर एज अ एमपी आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और क्या टास्क हैं? एज अ एमपीए एक पढ़े लिखे मुआशरे में लेजिस्लेशन होती है, लॉज बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। मगर एज अ एमपीए मेरा काम है कि गटर की लाइन खुली नहीं खुली, कि उनके घर में फड्डा हो गया, डॉक्टर साहब तलाक होने वाली, कॉल कर ले तो शायद आदमी जरा सुधर जाएगा, या डॉक्टर साहब हमारे बंदा थाने में उठा के ले गए, या डॉक्टर साहब हमारे घर में बिजली नहीं आ रही है। एक जगह है आर ब्लॉक, वहां पे 18 साल से 14 घंटे लोड शेडिंग होती थी। 18 ईयर्स ज़ईफ एक साहब बैठे थे, कहते हैं बेटे हम तो बुढ़े हो गए, हमारी तो बेगम भी मर गई, हमारे घर में अभी तक 18 घंटे से लाइट नहीं आती। तो अल्लाह का शुक्र है इस तरह के काम मैंने कराए कि वो आर ब्लॉक में अभी भी आप चले जाएं, नॉर्थ आज़ाबाद के पूछें लाइट हाँ गई, डॉक्टर इमरान शाह ने लाइट। तो इस तरह के मैंने काम किया मेरे इलाके में। मगर इतना बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूंसी और मेरे पास अपने जेब के फंड्स नहीं हैं। अगर या तो मुझसे खान साहब कह दें कि ये लो यार एमपी डॉक्टर इमरान शाह, मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ, ये लो 15, मुझे चाहिए 2 अरब, ठीक है 2 अरब दे दे नॉर्थ आज़ाबाद को। मैं बड़ी बोल नहीं बोल रहा, इट विल बिकम द, मैं कभी भी नहीं कहता फ्रांस बना दूंगा, क्यों बनाऊं, उससे बेहतर बनाऊंगा मैं इंशाल्लाह। देखिए ना, हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट फेडरल गवर्नमेंट का पहला प्रोजेक्ट कौन सा था पता है आपको? 3 फ्लाईओवर जो बने नॉर्थ आज़ाबाद में, लोग जलील और ख्वार होते थे, स्ट्रीट क्राइम्स होते थे राउंड अबाउट पे, लोग के लोग, अब वो खत्म हो गया जब से वो 3 फ्लाईओवर बने नॉर्थ आज़माबाद में। उसके लिए भी मैंने भी बड़ी कोशिश की थी कि वो जल्द से जल्द हो, बहुत एफर्ट्स की थी। उसके अलावा ग्रीन लाइन, लोग बातें तो बहुत करते हैं, तो खत्म कर लेते ना, अगर किसी और ने शुरू किया तो खत्म भी वो कर लेते। एक्चुअल बुनियाद डालना नहीं होता, बात होता है कि आप रेसिपी तो तैयार कर लें, मैं आपको दे दूं ये पुलाव बनाना है जी, गोश्त डालना है, ओ भाई पकाओ तो सही इसको, प्रैक्टिकल ही तो करना असल तो बात है। अल्लाह का शुक्र है ग्रीन लाइन आपके सामने जाती है हॉस्पिटल के हमारे, आप देखिए सुनिए कितने लोग आराम से तमीज से बगैर जलील हुए 25 रुपए संजानी टाउन से लेके कहाँ तक, उधर तक नुमाइश तक 25 रुपए 30 रुपए ऐसी कुछ है ना। दिस इज लग्जरी इन दिस टाइम डे एंड एज। मैंने एक ही दफा ट्रैवल किया और काश मेरे लिए और कन्वीनियंट होता, मैं तो इसी में ट्रैवल करके घर जाता, मगर मेरा स्टॉप दर्द हो रहा है, वरना मैं उसमें बाकी में पैदल जाता। अरे सर, आपने एक बड़ी अच्छी बात की थी प्रोग्राम के शुरू में ही कि आप जब डॉक्टर बनते हो तो ये कम से कम 5 साल तो अपने मुल्क को दें, फिर चाहे आप बाहर, क्योंकि यहाँ से आपने एजुकेशन ली, फिर आप डॉक्टर बने या किसी भी फील्ड में आपने अपना एक मुकाम बना लिया, फिर आप फौरी तौर पर जो है वो बाहर चले गए, तो कम से कम जो है वो गवर्नमेंट को करना चाहिए कि एक 5 साल तक अपने मुल्क को दें। तो माशाल्लाह आपकी पीटीआई की हुकूमत भी है, ठीक है, और आप एमपीए भी हैं, तो आपने अपनी ये गवर्नमेंट को क्यों नहीं आइडिया दिया?
क्योंकि मैं आई एम नॉट पार्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। अगर मैं पार्ट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट होता या पार्ट ऑफ पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल होता, मेरे अपने डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं। देखिए, आई नो इट्स अ फेडरल टॉपिक, मगर मैं तो मशहूर हूँ कि मैं खुल के बात करता हूँ, कड़वी बात करता हूँ। मैं टोटली डिसअपॉइंटेड हूँ बहुत सारी चीज़ों में से जो पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल कर रही है। बहुत लोगों को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खुद पर्सनली डिसअपॉइंट किया है पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल ने। तो मेरे ख्याल से a lot needs to be improved। वो कोशिश कर रहे थे, पुराना इतना बिगड़ा हुआ सिस्टम है, जिसको सही करते करते थोड़ा टाइम लगेगा। मगर एक चीज से मुझे बड़ा डिसअपॉइंट होता हूँ मैं पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के, कि जो डॉक्टर्स इंग्लैंड में काम कर रहे हैं उनको तो कहना चाहिए आओ काम करो। उनके लिए रुकावटें इतनी ज्यादा डाल देते हैं, इतना मुश्किल कर देते हैं, इतना ख्वार कर देते हैं कि वो बाहर वाला आदमी भी 2 दफा सोचता है आते हुए। तो मैं जरा उस पर जरा सा, मेरी इंशाल्लाह मीटिंग है 2-3 हफ्ते में 2-3 लोगों से इस्लामाबाद में, तो उसको मैं चाह रहा हूँ इजी हो जाए, वन स्टॉप होना चाहिए, वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए कि भाई आओ काम करो। हमें तो चाहिए पाकिस्तान आए लोग, कि यहाँ के लोग तो वैसे ना सिर्फ हमारे डॉक्टर भाग रहे हैं इधर से, क्योंकि आपको पता है पिछले दिनों में तो, पिछले सालों में तो डॉक्टर्स पे भी अटैक हो रहे थे, जा जाके मार रहे थे किसी वजह से डॉक्टर्स को मार। बताओ, अब डॉक्टर्स भी नहीं रहेंगे तो नर्सेज भी जा रही है हमारी छोड़ के। बड़ी डिलेमा है। पहले एक ज़माने में फिलिपिनो नर्सेज फिलिपीन से जो मुल्क है फिलिपीन मनीला से मुख्तलिफ मुल्क के नर्सेज आती थी। पाकिस्तान की नर्सेज ने भी शुरू कर दिया है पहले डॉक्टर्स। तो इसको हमें रोकना है, हमें रिटेन करना है, हमें ये ब्रेन ड्रेन रोकनी है पाकिस्तान से, कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नर्सेज, ये लोग रिटेन हो, हमारे मुल्क में रहे, हमारे मुल्क का सरमाया है ये। सर, आपकी गवर्नमेंट ये कर सकती है, क्योंकि आप अपनी गवर्नमेंट से नहीं बोलेंगे तो मेरे ख्याल से दूसरे तो इस पे कोई काम नहीं। देखिए, मैं दोबारा बताऊंगा, हम प्रोविजनल गवर्नमेंट में, हम सिंध में बैठे हुए हैं इधर। मैं मैसेज तो जरूर देता हूँ आगे, लेटर्स के थ्रू भी देता हूँ, बात भी करता हूँ, मगर जब तक मैं फिजिकली मेरे पास वो पावर, एक दफा जिस मैंने इमरान खान ने कहा था अल्लाह मुझे एक चांस दे पाकिस्तान के लिए, मैं ये कहता हूँ अल्लाह मुझे सिर्फ एक चांस और एक मिनिस्ट्री, मुझे भले स्पोर्ट्स दे दे जिस तरह मेरे वाले साहब को दी थी, तो मैं बिल्कुल कंप्लीटली नक्शा चेंज कर दूंगा सिंध का। एक चांस मिले, प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे। मुझे कोई सियासत में, मेरी गाड़ी पे कोई झंडा नहीं लगा हुआ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, ना पाकिस्तान का, ना मेरे पास एक पुलिस का गार्ड है। मैं तो कभी कभी गार्ड रखता हूँ, कभी कभी होते भी नहीं, एक तो घूमते रहते हैं लवारसों की तरह, में लगता ही नहीं मेरे गार्ड है, वो लगता है जो वाकई में वार्ड बाय घूम रहे। अल्लाह पे छोड़ा, मैं मुझे नहीं चाहिए। मेरे सुबह से शाम तक मेरे पास मिनिस्टर बैठे होते हैं यहाँ पे, इलाज करा रहे थे। थोड़ी देर पहले भी पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ा नाम आया हुआ था, उससे पहले कौन आया था, आरिफ अलवी साहब आए हुए थे, प्रेसिडेंट साहब आए हुए थे लास्ट वीक यहाँ पे। हर पार्टी आती है मेरे पास, शोभा ऐसा है ना, आना तो मेरे पास है टूट फिर के, तो मुझसे पंगा ना लेना, वरना 2-4 हड्डियां और तोड़ देंगे। मैं चुड़ैल की तरह पीछे जोड़ दूंगा टांगे तुम्हारी, तो याद रखोगे। हाँ, चुड़ैल जहाँ पे मर्द को भी चुड़ैल बना दूंगा मैं। बड़ी मजे की और बहुत अच्छी बातें करते हैं माशाल्लाह। अच्छा सर, अभी आपने बहुत सारे सियासतदानों को लेकर आपने बात की, तो अब थोड़ा सा हम आ जाएं, अभी जो सिचुएशन चल रही है लॉन्ग मार्च की, तो वो लॉन्ग मार्च का आपका एक्सपीरियंस ये पीटीआई का कैसा रहा? बहुत ओवरवेलमिंग सपोर्ट आई है लॉन्ग मार्च की। कराची से शुरू किया था, और जितना हम लोग डीप इंटीरियर रूरल सिंध में गए, तो उतना ज़्यादा हम लोग ऐसा लग रहा था जैसे शहद का छत्ता। बाकी में इतने लोग थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतने लोग आए कहाँ से। सारी बातें इसके अंदर, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि शाह महमूद कुरैशी साहब के बहुत फॉलोअर्स भी थे इसके अंदर, मगर जाहिर बात है इमरान खान के चाहने वाला कौन है? शाह महमूद कुरैशी इमरान खान का चाहने वाला है, तो ऑटोमेटिकली उसके फॉलोअर्स भी इमरान खान के चाहने वाले हो गए। तो उसके अलावा मेरे ख्याल से अब सिंध की पब्लिक और आवाम परेशान आ गई है, पक गई है। अब जो रह गए हैं लोग जो सपोर्ट करते हैं इन अलग पार्टीज को, वो जो है या तो उनको पीपल्स पार्टी या इन लोगों ने जॉब्स दी हुई हैं, या फिर बेनजीर इनकम कार्ड सपोर्ट कार्ड जो था, आपको देखा ना, ग्रेड 2018 2019 के ऑफिसर्स तक के पास वो इनकम सपोर्ट कार्ड था। तो इसी तरह चल रहा था सिलसिला। मैं जब भी कहता हूँ कि इमरान खान ने कम से कम शऊर तो डाला लोगों में, सोचते तो हैं। अब कोई ये नहीं कह सकता कि ये मिलियन ट्री सुनामी गलत चीज है। अब नेक्स्ट जो गवर्नमेंट जो भी आए इंशाल्लाह पीटीआई की आएगी। अगर नहीं भी आती, मैं एक बात ऐसी कह रहा हूँ, कम से कम इमरान खान ने एक लैंडमार्क तो छोड़ दिया, भाई तुम्हें बिलियन ट्री तुम्हें 2 बिलियन ट्री सुनामी लगानी होगी उसको बेहतर करने के लिए, जो इमरान खान लेगेसी छोड़ के जा रहा है। तो इमरान खान मेरे ख्याल से हमारी नस्लों के लिए चीजें कर, एक पौधा जो इमरान खान बात कर रहे हैं पौधे लगा रहा है, उसका एक पौधे का साया इमरान खान के सर पे नहीं आने वाला है। सही है, हमारे बच्चों के सर पे तो आएगा। तो इमरान खान को तो कुछ नहीं, वो तो सिर्फ पाकिस्तान को रिफॉर्म करना चाह रहा है। अच्छा सर, लॉन्ग मार्च के हवाले से बात हो जाए कि आप लोगों ने जो पीटीआई ने स्टार्ट किया लॉन्ग मार्च सिंध में,
तो सिंध के आवाम का कैसा रिस्पॉन्स रहा? इनका अवाम का रिस्पांस बहुत पॉजिटिव रहा है। और मैं तो खैर शुरू के 2-3 दिन में था जब शाह महमूद कुरैशी साहब आए। सही बात है, ज़्यादा जाता नहीं हूँ इन मार्चेस वगैरह में, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है जाने का मार्च वगैरह में, इन चीज़ों में। मगर ऑन ग्राउंड जितना हम सपोर्ट कर सकते हैं एज एन MP है, जितना हम आवाज़ उठा सकते हैं अपनी तहरीक की, तो उठाते हैं। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मुझे अल्लाह की ज़ात पे पूरा यकीन है और भरोसा है कि आई रियली फील कि अगर इमरान खान को ये 5 साल और मिल जाएंगे ना, नेक्स्ट 5 years, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह सही दुरुस्त रास्ते पे और बेहतर चलेगा इंशाल्लाह। सर आखिर में कोई एक अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगे? मैसेजेस तो बहुत ज़्यादा हैं देने के, एक नहीं इतनी सारी चीज़ें हैं, मगर मैं अपना एक पर्सनल मैसेज देता हूँ जो मैंने खुद ही रियलाइज़ किया है कि आज से तकरीबन कोई 8-9 साल पुरानी बात है। एक तकरीबन कोई 6-7 साल बच्चे की हड्डी टूटी थी, तो उसका मैं दोनों तरीके से ट्रीटमेंट कर सकता था। उसका मैं प्लास्टर में भी हड्डी जोड़ सकता था और ऑपरेशन करके भी हड्डी जोड़ सकता था। अगर मैं ऑपरेशन करके जोड़ता तो मुझे 50,000 रुपये जेब में आते, अगर मैं प्लास्टर लगाता तो मुझे 5,500 रुपये जेब में आते। तो मैंने कहा यार ऑपरेट कर देते, क्यों, आदमी इंसान तो हूँ ना, फिसलता तो है दिमाग। मैंने कहा नहीं यार, ये फिर शैतान ने लाहौल वाला, फिर मैंने कहा कि मैं किस तरह डिसाइड करूँ। तो आज से तो तकरीबन 8-9 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, मैंने अपना एक फॉर्मूला बना लिया कि जब भी किसी के चोट लगे ये सोच, और ऑपरेशन की बारी आई खास तौर, तो ये सोचो कि मेरा सगा बेटा उमर अली शाह की हड्डी टूटी है और अब मैं इसका इलाज कैसे करूंगा, क्या मैं ऑपरेट करूंगा या नहीं करूंगा। जब अपने बच्चे पे आती है ना, जब अपने पे आती है, तो फिर आदमी डिसीजन लेना इतना आसान, मेरे इतना आसान हो गया डिसीजन लेना। जब पेशेंट की हड्डी टूटती है, बच्चा हो बड़ा हो, मैं सोचता हूँ ये मेरा बाप लेटा हुआ है, ये मेरा बेटा सगा बेटा लेटा हुआ है, तो कोई मसला ही नहीं मेरे लिए डिसीजन। इसी तरह अब आप इसको आ जाए पाकिस्तान पे ले आए, इस बात को पॉलिटिकल बात करेंगे हम थोड़ी सी। ठीक। अगर आप अपने ही मुल्क के खजाने लूट के खसोट के बाहर मुल्कों में अपने बड़े बड़े बैंक्स के अंदर जायदाद भरेंगे और लूट लेंगे और खजाने को खाली कर देंगे, तो जाहिर बात है बासी शहीद हॉस्पिटल और सिविल अस्पताल कराची में मेडिसिन नहीं मिलेंगी। ये वही पैसा है कौम का जिस कौम को मिलना चाहिए था, ये वही पैसा है जिसकी वजह से महंगाई हुई है, ये वही पैसा है जिसकी वजह से करप्शन हुई है। तो यही मैसेज है, हर बंदा हर पाकिस्तानी अगर अपने आप को अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए और बस सिर्फ हराम के पैसे कमाना छोड़ देना, तो हमारे बरकत भी ज़्यादा रहेगी और मुसीबतें भी कम आएंगी और बीमारियां भी कम आएंगी हमारे घर में। यही कहना चाहूँगा। माशाल्लाह बहुत अच्छा मैसेज किया आपने, और थैंक यू सो मच सर, इतने बिजी शेड्यूल में से आपने हमें टाइम दिया, बेहद शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। इसके साथ ही महवीश चौहान को दीजिए इजाजत। इस अपनेपन के साथ कि अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए वीनस के मेहमान।